अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। आज हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये सिखाएंगे कि एक्सेल में आप रिग्रेशन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। इसके रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जो आप मॉडल यूज़ करते हैं या फिर जो आपके वेरिएबल्स हैं या फिर ये काम किस तरह करते हैं, इनके फंडामेंटल्स पे किसी और दिन बात होगी। आज सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सेल में आप क्विकली रिग्रेशन एनालिसिस कैसे रन कर सकते हैं और उसके हिसाब से जो आपको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं टी टेस्ट की या फिर पी वैल्यूज जो आपने अपने रिसर्च पेपर या फिर अपने रिपोर्ट में आपने लिखने होते हैं, वो आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं या कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने 3 वेरिएबल्स दिए हैं। ये आपके साथ कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल 1 है, यहाँ मैंने डीवी लिखा है। डीवी का मकसद यहाँ पे है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और ये जो IV1 और IV2 है, ये मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का होना जरूरी है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये हम किसी और ट्यूटोरियल में इस पे बहस कर लेंगे। अब जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, तो फिर आपके पास इनका डेटा होगा। जैसे कि ये डेटा मैंने लिया है, ये एक आर्बिट्रेरी डेटा है। आप इसको अपने ओरिजिनल डेटा के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ये टाइम सीरीज डेटा भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल डेटा भी हो सकता है, लेकिन आपके पास वेरिएबल का डेटा होना चाहिए। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास डीवी का भी अच्छा खासा डेटा मौजूद है और इसी तरह IV1 और IV2 जो कि मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इनका डेटा भी है। अब रिग्रेशन अगर हम रन करना चाहें तो ये एक मल्टीवेरिएट रिग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 है। तो अगर हम मॉडल की बात करें तो जब जनरली ये मॉडल आप कह सकते हैं कि ये मॉडल होगा y1 is equal to alpha plus beta1 x1 plus beta2 x2 plus error term। तो beta1 x1 और beta2 x2 जो है, ये आपके ये दो वेरिएबल्स और इनके रिलेटिव कोएफिशिएंट्स आपको बताएंगे। अभी हम रन कैसे करना है, इसको रन करने के लिए आप सबसे पहले एक्सेल में यहाँ पे ऊपर ये डेटा ऑप्शन है, डेटा पे जाएंगे। डेटा के बाद यहाँ राइट साइड पे डेटा एनालिसिस, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। इसमें आपने यहाँ रिग्रेशन एनालिसिस ढूंढना है और उसको ओके कर देना है। जो ये नई विंडो खुलेगी, इसमें सबसे पहले आपको ये कह रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ये जो ऊपर सबसे पहले लिखा है, दिस इज इनपुट वाई रेंज। इनपुट वाई रेंज में आपने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। तो ये हमारे पास डीवी है। डीवी समेत मैं जो हेडिंग है, हेडिंग भी और पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये दूसरा नीचे जो लिखा हुआ है, ये है इनपुट एक्स रेंज। एक्स रेंज मतलब कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। यहाँ पे मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनको भी मैं हेडिंग समेत ही डेटा और हेडिंग दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे है लेबल्स, कांस्टेंट इज 0, कॉन्फिडेंस लेवल। सो अभी आप सिर्फ ये जो लेबल्स लिखे हुए हैं इसको टिक करें। लेबल्स का मकसद ये है कि जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है उसके पहले रो में आपने हेडिंग्स भी सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आपके डेटा में हेडिंग्स नहीं है तो बेशक आप लेबल्स सेलेक्ट ना करें, लेकिन चूंकि मैंने इसके साथ हेडिंग सेलेक्ट किए हैं इसलिए मैं लेबल्स क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ नीचे आके आप आउटपुट रेंज है, इसको क्लिक करें और किसी ऐसी जगह पे अपना कर्सर क्लिक करें जहाँ पे आपको आपके रिजल्ट्स चाहिए। जैसे कि मैं इस जगह पर क्लिक करूंगा तो मुझे रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको ओके कर देते हैं और ये रिजल्ट, रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट आपके पास आ गए हैं। यूजुअली जब आप रिसर्च पेपर्स या रिपोर्ट्स देते हैं तो उनमें आप आर स्क्वायर की वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, जो कि यहाँ मैंने हाईलाइट कर दी है। इसके अलावा आप अल्फा की वैल्यू लिखते हैं तो ये आपका अल्फा हो गया। ये जो इंटरसेप्ट है इसको आप अल्फा कह दें, या फिर ये इंटरसेप्ट फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। IV1 और IV2 यहाँ ये आपको बता रहा है beta1 और beta2। ये इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज हैं, इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और इसके अलावा आपको जो दो वैल्यूज चाहिए होते हैं, ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए टी स्टैट्स और पी वैल्यू। तो टी स्टैट्स को भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये वैल्यूज आपने रिपोर्ट करने हैं। और पी वैल्यू को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ऑरेंज कलर से।
ये टी स्टेट्स की वैल्यूज ये हैं और पी वैल्यूज यहाँ है। क्योंकि ये डेटा एक्चुअल डेटा नहीं है, इसलिए रिजल्ट्स ज़रूरी नहीं कि उस तरह आए जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन यूजुअली जब आप रिग्रेशन रन करते हैं तो आपको आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि जितनी ज़्यादा हो उतना ये बताएगा कि आपके मॉडल ने की एक्सप्लेनेटरी पावर अच्छी है, ये वेरिएबल्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये रेलेवेंट है। इसके अलावा यहाँ पे आप ये एफ स्टैट्स की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। अगर एफ स्टैट्स की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो आप मॉडल अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं वो मॉडल आपका सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे ये टी स्टेट्स और पी वैल्यू हम यूज करते हैं इन वेरिएबल जो आपने स्टडी में यूज किए हैं, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 ये हैं। एक आपका जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है IV1 और IV2, ये उनके कोएफिशिएंट्स बता रहे हैं। तो आपका जो पहला वेरिएबल है अगर वो सिग्निफिकेंट है तो ये बीटा 1 की जो टी स्टेट की वैल्यू है ये 2 से ग्रेटर होगी और ये पी वैल्यू 0.05 से छोटी होगी। तो इसका अगर ये पी वैल्यू 0.05 से छोटी और टी स्टेट 2 से ग्रेटर होगा तो इसका मतलब है कि बीटा 1, ये जो आपको बीटा 1 है ये आपका पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता रहा है, जो आपका IV1 है जो भी है, इसका मकसद होगा कि उस वेरिएबल का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इसी तरह IV2 को भी इसी तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।